Hello everybody, welcome back to my channel Literary Academia. Today we are going to read an essay 12 Billion Black Voices written by Richard Wright. Although this essay is quite difficult, filled with unknown words, but I have made it simple and easy for you all. So before going for the essay directly, I would like to discuss the biography of author in a very brief manner and then we will see the text line by line. ओके सो रिचर्ड नैथनियल राइट, सबसे पहले तो इनका फुल नेम याद रखेंगे. इनका रिचर्ड राइट का फुल नेम था रिचर्ड नैथनियल राइट. हिज लाइफ स्पैन इज 1908 टू 1960. ठीक है, ये इनका लाइफ स्पैन है. ही वॉज अ मेजर अफ्रीकन अमेरिकन नॉवेलिस्ट. अफ्रीकन बॉर्न थे एंड ये अमेरिकन, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो अफ्रीका से थे. एंड ही वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, अमेरिका में पैदा हुए थे. शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, सोशल क्रिटिक हैं, बेस्ट नोन फॉर हिज पावरफुल पोर्ट्रेयल ऑफ रेशियल ऑपरेशन. तो ये रेशियल ऑपरेशन पे बहुत सारे वर्क्स लिखते हैं, रेशियल वायलेंस पे एंड प्रोटेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्लेवरी को लेके, जो ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक पीपल को लेके जो प्रोटेस्ट थे, ये उसमें ये शामिल होते रहे हैं. बॉर्न ऑन September 4, 1908. तो 4 सितंबर 1908 में ये मिसिसिपी यूएसए में पैदा हो रहे हैं. डाइड ऑन November 28 नवंबर को इनकी डेथ हो रही है 1960 में, पेरिस फ्रांस में. ये ध्यान देंगे, यूएसए में बॉर्न है ये, लेकिन इनकी डेथ फ्रांस में हो रही है, पेरिस में. नेशनैलिटी देखें तो अमेरिकन है और फ्रेंच है. ठीक है, दो नेशनैलिटी इनके है इनके पास. अगर इनके नोटेबल वर्क्स तो बहुत सारे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो अंकल टॉम्स केबिन, जो कि 1938 में आया था. ये कलेक्शन ऑफ नॉवेलाज है. ओके, एंड हिज नॉवेल नेटिव सन, ये भी आया था 1940 में. जो रिचर्ड राइट थे, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो स्लेव्स थे. ठीक है, वो अमेरिका में थे, स्लेव्स थे. हिज फादर लेफ्ट होम, इनके फादर ने घर छोड़ दिया था व्हेन ही वाज 5, जब वो 5 साल के थे. कॉन्सिक्वेंटली ही ग्रू अप इन अटर पॉवर्टी, बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी में ये अपना लाइफ इन्होंने स्पेंड किया है. ही रोट राइट ऑफ पैसेज इन 1994, जो कि एक नॉवेला है. ठीक है, राइट ऑफ पैसेज. एक और राइटर है विलियम गोल्डिंग, उन्होंने लिखा है राइट्स ऑफ पैसेज. ठीक है, इसको बुकर प्राइज भी मिला है. आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इनको बुकर प्राइज कब मिला है. और ये दोनों टाइटल बहुत सिमिलर हैं, तो आप ध्यान देंगे. दोनों मैंने इसलिए एक जगह रख दिया है कि कंफ्यूजन नहीं होगा. राइट ऑफ पैसेज रिचर्ड राइट एंड राइट्स ऑफ पैसेज विलियम गोल्डिंग. ओके, ये देख लेंगे. ये हैं हमारे रिचर्ड नैथनियल राइट, इनकी पिक्चर है. नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर एसे 12 million black voices, a folk history of the negro in the United States. ये पूरा टाइटल है इसका. ठीक है, किसकी हिस्ट्री है? नीग्रोस की, यूनाइटेड स्टेट्स में. इज अ फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक विद टेक्स्ट बाय रिचर्ड राइट. फोटो डॉक्यूमेंट्री क्या है? जिसमें बहुत सारे फोटो को कलेक्ट किया गया है और हर एक फोटो पे डॉक्यूमेंट्री कुछ बात कही गई है, जो कि एक एसे के रूप में अलग अलग जगह पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है. ठीक है, फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक है ये. इसमें बहुत सारे फोटोज हैं और वो फोटोज कहाँ के हैं? यही स्लेव्स के, स्लेव्स जो थे यूनाइटेड स्टेट्स में, प्लांटेशन की है, जब ये प्लांटेशन में स्लेव्स काम करते थे, ब्लैक पीपल के लाइफ के फोटोज लिए गए हैं. द इमेजेस, जो फोटोज इसमें लिए गए हैं इन द बुक, वर टेकन बाय द फार्म्स सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिलेक्टेड बाय एडविन रॉस्कम. ठीक है, तो ये जो फोटोज इसमें लिए गए, सिलेक्ट किए गए हैं, वो किसने लिया है? फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन. ये याद रखेंगे. और वो फोटोज को सिलेक्ट किसने किया कि ये एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे आएगी? एडविन रॉस्कम ने. ठीक है, हेंस द बुक कंबाइंस राइट्स प्रोज विद स्टार्टलिंग फोटोग्राफ्स. तो फोटोज स्लेव्स नीग्रोस की लाइफ के हैं, उसको सेलेक्ट किया था फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने. किसके सजेशन पे? एडविन रॉस्कम के. और उसमें जो प्रोज लिखा गया है वो हमारे रिचर्ड राइट साहब के हैं. ठीक है, दिस बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय विकिंग्स प्रेस. ये जो बुक है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, सबसे पहले पब्लिश हुआ था विकिंग प्रेस के द्वारा 1941 में. इट हैड 150 पेजेस. ठीक है, राइट वॉज अ मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. जो हमारे रिचर्ड राइट है वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में. व्हेन ही रोट इट, जब उन्होंने ऐसा लिखा.
ये वाली बुक जब वो लिखे तो वो क्या थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट कर दिया था। हेंस द बुक हैज नोटिसेबल मार्क्सिस्ट कंटेंट, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स बिहाइंड इकोनॉमी, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। बेसर लेवल के क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे कि इसमें 4 सेक्शन है, फैक्चुअल क्वेश्चंस, है ना, ये तो आने ही चाहिए, ये तो याद ही होने चाहिए। 4 सेक्शन, पहला आवर स्ट्रेंज बर्थ, पहला सेक्शन। दूसरा है इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी, सेकेंड सेक्शन। थर्ड वन इज डेथ ऑन द सिटी पेवमेंट्स, थर्ड सेक्शन। एंड द फोर्थ इज मेन इन द मेकिंग। 4 ऑप्शन देके बोलेगा इसमें से कौन सा सेक्शन नहीं है। These sections are further divided into scenes. ये जो sections हैं ये आगे चल के scenes में divide हैं, है ना, अलग अलग scenes हैं। These scenes are in turn compound of movements. और ये scenes किससे मिलके बन रहे हैं, movement, अलग अलग movement को जोड़ के scenes बन रहे हैं, और ये जो scenes हैं ये मिलके ये sections बना रहे हैं। A central portion of the work is its images. इसका एक central portion है, जो important parts है वो images ही हैं। उस images पे राइट ने कमेंट्री लिखी है अपनी। द बुक हैज वेरियस मॉन्टेक्स, छोटे छोटे चैप्टर्स के रूप में मॉन्टेक्स हैं, दैट राइट यूज टू इनकॉर्पोरेट अदर वॉइसेस इनटू द वर्क। अलग अलग अदर वॉइसेस को भी इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, अदर ओपिनियन को दिखाने की कोशिश की है। द बुक इज रिटन फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन प्लूरल वॉइस, ये याद रखेंगे, ठीक है, कि ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वॉइस। द बुक क्रॉनिकल्स ब्लैक लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्लैक लाइफ के बारे में है यूनाइटेड स्टेट्स में, फ्रॉम देयर इंस्लेवमेंट, जब से वो उनको स्लेव बनाया गया इन द साउथ, टू द टाइम ऑफ 1940s, 1940s तक, जब तक कि स्लेवरी सिस्टम हट नहीं गया। स्लेवरी तो 1865 में ही हट गई थी, लेकिन उसके बाद भी स्लेवरी कहाँ हटी, है ना। He once said, "My aim was to try to slow in a foreshortened form that the development of Negro life in America parallels the development of all people everywhere." तो इनका दिखाने का, निग्रो लाइफ को दिखाने का इनका एक अपना पर्सनल मोटो था। कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे थे कि अमेरिका जो निग्रोज का डेवलपमेंट है और अमेरिका का जो डेवलपमेंट है, कितना अंतर है, दोनों एक साथ चल रहे हैं बट फिर भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। द फोटोग्राफ इन दिस बुक इंक्लूड्स वर्क्स बाय सच जायंट्स, ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो किसी ने तो लिए होंगे, उसमें से कुछ का नाम है वॉकर इवांस, डोरोथिया लैंड्स एंड आर्थर रोथस्टीन। फ्रॉम क्राउडेड रनडाउन्स फार्म शैक्स टू हार्लेम स्टोर फ्रंट चर्चेस, मतलब अलग अलग सीन्स, क्राउडेड, रनडाउन जो फार्म्स हैं जहाँ पे ये स्लेव्स काम करते थे, टू हार्लेम स्टोर फ्रंट चर्चेस के पिक्चर्स हैं। Photos depict the lives of black people in 1930s अमेरिका, 1930s के अमेरिका में जो उस समय ब्लैक लाइफ को डिपिक्ट करते थे, ऐसे ऐसे फोटोज लिए गए हैं। देयर मिजरी एंड वेरीनेस, उनके दुख को, उनका जो अकेलापन है, उनका जो कमजोर लाइफस्टाइल है, जो उनकी सिचुएशन है, अंडर रूरल पॉवर्टी, कितनी गरीबी से रह रहे हैं, देयर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आखिर क्या है जो उनको मजबूत बनाए हुए, क्योंकि पॉलिटिक्स तो उनको कमजोर बनाने पे लगी हुई है। एंड देयर लाइव्स इन नॉर्दर्न घेटोस, और जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, घेटोस का जो पार्ट है, ये रीजन है, वहां पे कैसे रह रहे हैं, इसी से रिलेटेड पिक्चर्स लिए गए थे, ठीक है। राइट accompanying text eloquently narrates the story of these 90 pictures, ये इंपॉर्टेंट है, 90 पिक्चर्स हैं इसमें, एंड delivers a powerful commentary, ये 19 पिक्चर्स पे एक बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं ऑन द ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ ब्लैक ऑपरेशन इन दिस कंट्री, कि ब्लैक ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से इस कंट्री में ब्लैक ऑपरेशन को वैलिडेट कर दिया गया, कहा गया कि ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही चाहिए, इस तरह की बातें। ऑल्सो इंक्लूडेड आर, इसमें और भी क्या क्या चीजें हैं, आर न्यू प्रीफेसेस, नई प्रीफेसेस हैं इसमें ऐड किए गए हैं। प्रीफेसेस मतलब कि इंट्रोडक्शन। डगलस ब्रिंकले इन्होंने लिखा है, नोएल इग्नेटिव, माइकल एरिक डायसन, इन लोगों ने, ये कुछ लोग हैं जो कि प्रीफेस लिखे हैं। इस तरीके से इस बुक के लिए एक फ्रेज फेमस है, पावर्टी, पैशन एंड ऑफ लव। ये बुक कैसी है, ये बुक है पावर्टी की, पैशन की और लव की। हालांकि जब आप ये ऐसे पढ़ेंगे तो सिर्फ उसमें पावर्टी ही दिखेगी, पैशन और लव तो कहीं दिखता नहीं है, है ना।
अब हम टेक्स्ट को देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मैं बहुत कम टाइम लूंगी। एक आप इमेज, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक इमेज जस्ट अपने माइंड में बनाइए कि सपोज करिए कि आप सभी लोगों को, या हम सभी इंक्लूडिंग मी, आप लोग को 100 साल, 200, 250, 300 साल तक स्लेव बना के रखा गया, बहुत ऑप्रेस किया गया, टॉर्चर किया गया, बेसिक प्लेजर, बेसिक हैप्पीनेस, बेसिक नीड से भी हमें वंचित रखा गया। और अचानक से हम लोगों में से कुछ लोग लड़ाई लड़ते रहे अपने फ्रीडम के लिए, और एक दिन पता चलता है कि हमें फ्रीडम मिल गई, पेपर पे साइन हो गया कि अब से हम स्लेव नहीं हैं। तो आप लोग इमेजिन करिए कि क्या, मान लीजिए कि आज पेपर पे साइन हुआ कि स्लेवरी खत्म हो गई, कल से क्या क्या चेंज होगा? आपको लगता है कि कुछ चेंज होगा? आंसर इज कि कुछ चेंज नहीं होता है। इमीडिएटली तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। आप जिसके अंडर स्लेव का काम कर रहे थे वो करेगा ही करेगा। आपका की जो मानसिकता थी एज अ स्लेव, एक स्लेव बने रहने की, वो मानसिकता इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तो जो मेन चीज राइट आपको यहाँ पे फोकस करने के लिए कह रहे हैं कि पेपर पे फ्रीडम मिलने पे और उसको धरातल पे आने में, उसको यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल फ्रीडम मिलने में बहुत अंतर होता है। इवन जो फ्रीडम पाते हैं वो भी रियलाइज नहीं कर पाते कि हम सच में फ्री हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, क्योंकि स्लेव बने रहने की, गुलाम बने रहने की आदत हो जाती है। जब आप एक लंबे पीरियड तक गुलाम बने रहते हैं तो गुलामी आपके ब्लड से नहीं जाती, ठीक है। और ना ही वही समाज जो पेपर पे हमें फ्रीडम देता है, वही समाज आपको धरातल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे फ्रीडम नहीं देता है। अब हम इसको पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक मैंने चेंज इसमें ये किया है कि इसमें बहुत सारे न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो मैंने उसके जो मीनिंग है उस ब्रैकेट में रख दिया है और उसको हाईलाइट कर दिया है। ये टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, सॉरी, ये वाला जो है जो ब्रैकेट में है वो टेक्स्ट का पार्ट नहीं है। ये मैंने समझने के लिए मीनिंग्स अलग से मैंने रख दिए हैं कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट। द वर्ड निग्रो, ये जो वर्ड निग्रो है, द टर्म बाय विच, ऐसा शब्द जिसके माध्यम से ओरली और इन प्रिंट, लिखित रूप पे या मौखिक रूप से, वी ब्लैक फोक, हम काले लोग, इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, आर यूजुअली डेजिग्नेटेड, हम जाने जाते हैं, हमें बोला जाता है क्या? निग्रो, लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी, ठीक है। इज नॉट रियली अ नेम एट ऑल नॉर अ डिस्क्रिप्शन, ऐसा नहीं है कि निग्रो कोई नाम है और ना ही कोई डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमारी आइडेंटिटी का वर्णन है ना। हमारी आइडेंटिटी नहीं है कि हम निग्रो हैं, लेकिन ऐसा हमें बोला जाता है, ठीक है। बट यूनानिमस फिएट, मतलब एक रूप से सहमत होके, यूनानिमस मतलब एक मत से, फेट एक ऑर्डर है ये। इन ऑल अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के हिस्ट्री में ये एक ऑर्डर के जैसे है। निग्रो वर्ड की निग्रो बोला जाएगा ब्लैक फोक को, ये एक ऑर्डर के जैसे है। यूनानिमस मतलब सबने मिलके ऐसा डिसाइड किया है। अ फेट, एक ऐसा ऑर्डर, फेट मतलब यहाँ पे मैंने दिया है ऑर्डर, ये टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, ये मैंने अलग से लिखा है, फेट मतलब ऑर्डर, ठीक है। अ फेट, ऐसा ऑर्डर, बटरेस्ट बाय पॉपुलर, बटरेस्ट मतलब होता है सपोर्टेड, ये मैंने अलग से लिखा है। बटरेस्ट यानी कि सपोर्टेड बाय पॉपुलर एंड नेशनल ट्रेडिशन, जो कि अमेरिका का पॉपुलर ट्रेडिशन है या जो नेशनल ट्रेडिशन है, उसने इसको सपोर्ट किया है, इस ऑर्डर को। जैसे कि इनको निग्रो बोला जाएगा, ये जो ऑर्डर था इसको सपोर्ट किया है लोगों ने। एंड रिटन डाउन इन मेनी स्टेट एंड सिटी, और ये लिखा गया है बहुत सारे स्टेट और सिटीज स्टैच्यूज पे, शहरों में राज्यों के जो स्टैच्यूज हैं उस पे भी लिखा गया है। अ फेट, एक ऐसा ऑर्डर, विच आर्टिफिशियली एंड आर्बिट्रेरिली, आर्बिट्रेरिली मतलब होता है इलॉजिकली, क्यों बोला गया है, क्यों उसका ये नाम पड़ा है, कोई कुछ पता नहीं, बस शुरू से बोला जाता रहा है इसलिए बोला जा रहा है। आर्टिफिशियल मतलब बस ऐसे झूठेपन से, विच आर्टिफिशियली एंड आर्बिट्रेरिली डिफाइंस, जो डिफाइन करता है, एंड रेगुलेट्स, डिफाइन मतलब पता है, रेगुलेट्स मतलब लिमिट, लिमिट भी सेट करता है, एंड लिमिट इन स्कोप ऑफ मीनिंग, मीनिंग के स्कोप को भी लिमिट करता है। द वाइटल कॉन्टोर्स, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, कॉन्टोर मतलब होता है आउटलाइन, आउटलाइन या बॉर्डर या ड्राफ्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो फिएट है ये क्या करता है, आर्टिफिशियली मतलब कि बेसिक बेसर लेवल पे या झूठे तौर पे
इलॉजिकल तरीके से डिफाइन करता है, लिमिट करता है हमारे लाइफ, आवर लाइफ, हमारे लाइफ के मतलब बॉर्डर को, कि इतना ही बॉर्डर है, ये ब्लैक लोग हैं, इनकी लिमिट ये है ना, कॉन्टोर ऑफ आवर लाइफ एंड द लाइफ्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। यहाँ नहीं, हमारे बच्चों की भी लाइफ को ये लिमिट करते हैं, एंड आवर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, हमारे बच्चों की भी लाइफ यही डिसाइड करते हैं। कौन सा? फेट, ऑर्डर, जो कि ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स में चलता आ रहा है। दिस आइलैंड विद इन हुज कन्फाइंस वी लिव, ये जो आइलैंड है विद इन हुज कन्फाइंस वी लिव, जिसके लिमिट में, जिसके अंदर मान लीजिए कि इसके अंदर जिसमें हम रहते हैं, ये आइलैंड क्या है? ये आइलैंड दिमाग में है ना, मेंटल। ये जो आइलैंड क्या है, ये ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल आइलैंड तो द्वीप होता है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी द्वीप की बात हो रही है, ये मेंटल आइलैंड की बात हो रही है। दिमाग में जो स्पेस बनाया हुआ है व्हाइट लोगों ने ब्लैक फोक को लेके, ब्लैक लोगों के लिए लेके, दिमाग में एक उनका अलग सी स्पेस है, एक जगह है कि ब्लैक लोग ऐसे होते हैं, उनको ऐसे रहना चाहिए, वो ये नहीं कर सकते। ये स्पेस की बात है ना, दिमाग, मेंटल स्पेस। विद इन हुज कन्फाइंस वी लिव, जिसके लिमिट के अंदर हम रहते हैं, इज एंकर्ड मतलब स्टेट, जहाँ पे विद्यमान है, प्रेजेंट है, एंकर्ड इन द फीलिंग्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। ये जो स्पेस है, ये जो मेंटल स्पेस है, वो मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों के फीलिंग्स में ये बसा हुआ है। वो जानते हैं, वो लाखों लोग ऐसे हैं जो हमें हमारी लिमिट बताने के लिए रेडी हैं। एंड इज सिचुएटेड इन द मिड्स ऑफ द सी, और एक और कहाँ सिचुएटेड है? इन द मिड्स, किसके बीच में? द सी ऑफ व्हाइट फेसेस, समुद्र, इतने बड़े समुद्र के जैसे ये जो सफेद फेसेस है, सफेद फेसेस मतलब व्हाइट पीपल, और सी ऑफ व्हाइट फेसेस मतलब कि इतने ज्यादा नंबर में है व्हाइट फेसेस, इतने ज्यादा लोग हैं कि उसमें ब्लैक पीपल जो हैं वो गुम से जाते हैं, कम है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें तो ब्लैक लोगों से ज्यादा व्हाइट लोग हैं वहां पे। वी मीट ईच डे, वही लोग, वही व्हाइट पीपल जिनसे हम डेली मिलते हैं, उन्हीं के बीच में ये जो आइलैंड है बसा हुआ है। मतलब उनके दिमाग में ये सोच उनकी है, उनके दिमाग में हमारे लिए एक अलग से जगह है। एंड बाई लार्ज मतलब इन टोटल, कुल मिलाकर, एज 300 years ऑफ टाइम हैज बॉर्न, 300 साल बीत गए, और हमारा नेशन, आवर नेशन इनटू 20th century, हमारा नेशन अब 20th century में आ गया है, लेकिन फिर भी इट्स रॉकी बाउंड्रीज, ये जो हमारा जो नेशन है उसकी जो बाउंड्रीज हैं, हैव रिमेन्ड अनयील्डिंग, जो कभी हारा ना हो, टूटा ना हो, अनब्रोकन। ये सारे जो हाईलाइटेड ब्रैकेट में वर्ड्स हैं, ये मैंने डाले हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, टेक्स्ट के पार्ट नहीं है, मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रही हूँ। इट्स रॉकी, देखिए रॉकी क्या है, थोड़ा सा एंशियंट को डिनोट करता है। रॉकी बाउंड्रीज, जो पुरानी विचारधारा है या जो पुरानी सोच है इस यूनाइटेड स्टेट्स की, इसकी जो बाउंड्री है, ये अभी तक हम तोड़ नहीं पाए हैं। तो ये टूटी नहीं है, किससे नहीं टूटी है? टू द वेव्स ऑफ आवर होप, जो हमारे होप हैं, हमारे जो होप हैं, जो बेटरमेंट के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो हमारे बेटर होप है, वो आज तक यूनाइटेड स्टेट का जो ये आइलैंड है, जो दिमाग में जो विचारधारा बनी है, उसको हम तोड़ ही नहीं पाए, अनयील्डिंग रहा है। और यही विचारधारा दैट डैश अगेंस्ट का मतलब होता है टू हिट समवन, किसी से लड़ना, किसी से भिड़ना। दैट डैश अगेंस्ट इट, जो हमसे जो लड़ती रहती है ना, ये विचारधारा हमें हिट करती रहती है, लेकिन हम आज तक इसको तोड़ नहीं पाए हैं। आप सिचुएशन समझिए कि ये 1941 में लिख रहे हैं, अभी भी सिचुएशन वही है। राइट एक स्लेव रह चुके हैं, इनके जो पेरेंट्स थे वो स्लेव रह चुके हैं, तो ये स्लेव लाइफ को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो इसलिए ये सिचुएशन आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ भी फील हो सकता है, बट जिसने इस लाइफ को जिया है उसके लिए बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन रही होगी। अब ये आगे बढ़ते हैं। द स्टीप क्लिफ्स ऑफ दिस आइलैंड, ये जो आइलैंड है, अगेन मैं बता रही हूँ, ये कोई आइलैंड फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये दिमाग के आइलैंड की बात हो रही है, दिमाग की सोच की बात हो रही है। इसका जो स्टीफ क्लिफ्स है, इसके जो पर्वत हैं, इनकी जो ढलान है, आर मैनिफेस्ट विजिबल, वो विजिबल है, मैनिफेस्ट मतलब विजिबल, वो दिख रही है। यानी कि ये जो आइलैंड है, जो दिमाग की जो सोच है, जो कट्टरता है, इसकी जो कट्टरता है, जो बिलीफ है, वो दिखती है, सबके सामने दिखती है, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में।
ऑन द होल इन द कंडक्ट, और कहाँ, इन द कंडक्ट ऑफ व्हाइट टूवर्ड्स अस आवर बाय आवर, हर घंटे हर पल हमें ये दिखती है, उनका जो नेचर है हमारे, उनका जो व्यवहार है, कंडक्ट, उनका जो व्यवहार है हमारे टूवर्ड्स, ये जो व्हाइट लोग हैं, जो उनका व्यवहार है हमारे टूवर्ड्स, पल पल हमें ये चीज विजिबल है, दिखती है। अ कंडक्ट, ऐसा व्यवहार जो विच टेल्स अस दैट, हमें बताता है कि वी पजेस नो राइट्स कमांडिंग रेस्पेक्ट, कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है रेस्पेक्ट मांगने का, कमांडिंग रेस्पेक्ट, अगर हम रेस्पेक्ट की इच्छा करते हैं तो इसका हमें अधिकार ही नहीं है। सोचिए, आप रेस्पेक्ट मांग ही नहीं सकते, आप होप ही नहीं करिए कि आपके अंदर आप रेस्पेक्ट ले सकते हैं। दैट वी हैव नो, और ये इनका क्या मानना है कि वी हैव नो क्लेम टू परसू हैप्पीनेस इन आवर ओन फैशन, कि हम हैप्पीनेस की भी चाह नहीं कर सकते, हम परसू नहीं कर सकते अपनी हैप्पीनेस की इन आवर ओन फैशन, अपनी लाइफ में हम खुश भी नहीं रह सकते। हम खुश होंगे कि नहीं होंगे ये भी डिसाइड कौन करेगा? व्हाइट पीपल। दैट आवर प्रोग्रेस टुवर्ड्स सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंसल्ट, और यह कि हमारा जो प्रोग्रेस है सिविलाइजेशन की तरफ, अगर हम थोड़े सभ्य होना चाहते हैं, अपने जो पुरानी हमारी सोच है, हमारी ट्राइब तो आगे ही नहीं बढ़ी, तो अगर हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए एक इंसल्ट की बात है। ऐसा कौन कहता है? व्हाइट्स। दैट आवर बिहेवियर मस्ट बी केप्ट फर्मली विद इन एन ऑर्बिट, उनका ये मानना है कि जो हमारा बिहेवियर है वो होना चाहिए, रखना चाहिए कहाँ? विद इन एन ऑर्बिट, फिक्स्ड लिमिट, लिमिट में हमारे बिहेवियर होने चाहिए। उस जो भी हमारा अपना फील्ड है हमें उसी में सीमित रहना चाहिए, कभी हमें एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ऐसा कौन कहता है? व्हाइट पीपल। ब्रांडेड एज इन्फीरियर, और अगर हम ऐसा कहते हैं करते हैं तो हमें इन्फीरियर ब्रांड कह दिया जाता है या उस लेबल लगा दिया जाता है इन्फीरियर। दैट वी मस्ट बी कंपेल्ड टू लेबर, और हम मजबूर होने चाहिए लेबर करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, एट द बिहेस्ट ऑफ अदर्स, दूसरे के बिहाफ पे। व्हाइट्स का काम, जो व्हाइट पीपल है उनके काम हम करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम उनके बिहाफ पे काम करते हैं और ये हमारी ड्यूटी है। ऐसा कौन कहता है? व्हाइट पीपल। दैट एज अ ग्रुप, एक ग्रुप के तौर पे वी आर ओन्ड बाय द व्हाइट्स, हमें जो ये जो व्हाइट पीपल हैं साउथ स्टेट्स के, सॉरी अमेरिका के, ओन करते हैं, वो हमारे मालिक हैं। जो व्हाइट लोग हैं वो ओन है, उनका कब्जा है हमारे ऊपर। एंड दैट मैनलीनेस ऑन आवर पार्ट, और ये जो मैनलीनेस है, जो पावर है, जो ब्रेवरी है हमारे अंदर जो है, वारंट्स, गारंटी देती है इंस्टेंट रिप्रिजल, मतलब जैसे हम अगर कुछ मैनली काम करते हैं, कुछ ब्रेवरी का काम करते हैं, तो एक गारंटी है कि हमें तुरंत क्या मिलता है? प्रतिशोध वो लोग ले लेते हैं, हमसे बदला लेते हैं, वेंजियंस, बदला ले लेते हैं वो लोग। ठीक है, कि उनकी जो ये गुलामी है, आप हंस भी नहीं सकते, ठीक है, आप रो भी नहीं सकते। वो रुलाने को तो वो रुलाते ही हैं, जो भी पावर में है, जो भी ओन कर रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो जिनके पास पूरा पैसा है, पूंजी है, वो तो रुला ही रहे हैं। आज भी लोग रो रहे हैं, बट पता नहीं है कि हम रो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। 300 years are a long time of millions of folk like us to be held in such subjection. 300 years, 300 साल, are a long time, बहुत बड़ा टाइम होता है, for millions of folk, लाखों लोगों के लिए, मतलब ब्लैक लोगों के लिए, like us, हम जैसे, to be held, रहना, एक पोजीशन में रहना, इन सच सब्जेक्शन, सब्जेक्शन मतलब होता है गुलामी, डिपेंडेंस, कि 300 साल तक गुलाम रहना एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। सो लॉन्ग, इतना बड़ा कि अ टाइम दैट परहैप्स स्कोर्स ऑफ ईयर्स, कि इतना बड़ा टाइम होता है कि स्कोर्स मतलब होता है 20, कि 20 साल लग जाएंगे, विल हैव टू पास, 20 साल स्पेंड करने पड़ेंगे, बिफोर, इसके पहले, वी शैल बी एबल टू एक्सप्रेस, कि हम एक्सप्रेस करने के लायक होंगे, दैट दिस स्लेवरी हैज़ डन टू अस, व्हाट दिस स्लेवरी हैज़ डन टू अस, कि इस स्लेवरी ने हमारा क्या किया है, हमारी स्थिति क्या की है, इसको बताने में 20 साल लग जाएंगे, है ना। फॉर आवर पर्सनालिटीज़ आर स्टिल नम, जो हमारी पर्सनालिटीज़ है
जो हमारा व्यक्तित्व है वो नम है, इनसेंसिबल। हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर हम क्या बोलें। जब आप बहुत पेन से सफ़र करते हैं, जब बहुत आप पेन में होते हैं तो आप नम हो जाते हैं, आप बोल नहीं पाते, आपके शब्द जो कम पड़ जाते हैं, है ना। फ्रॉम इट्स लॉन्ग शॉक्स, जो इतने सालों तक हमें टॉर्चर किया गया है, ऑपरेस किया गया है, जो शॉक्स हमें मिले हैं अपने जीवन में, जनरेशन से जनरेशन बीत गई लेकिन हमारी स्थिति नहीं बदली। ये जो शॉक है इसने हमें नम्ब बना दिया है, इनसेंसिबल। अब हमारे जो सेंसेस हैं वो काम नहीं करते हैं। एंड एज द नम्बनेस लीव आवर सोल्स, और जब ये नम्बनेस हमारे सोल को छोड़ती है, वी शैल येट हैव टू फील। मान लीजिए कि हम फ्री हो गए और ये नम्बनेस हमारे सोल से अलग हो गई, हम फ्री हो गए, हमारी जो सोल है फ्री हो गई, फिर भी येट वी शैल हैव टू फील, हमें फिर भी फील करना पड़ेगा। एंड गिव अटरेंस, और बोलना पड़ेगा, टू द फुल पेन वी शैल इनहेरिट। अगर हम अपना पेन बताने चलें, इसका मतलब है द फुल पेन, अगर हम फुल पेन अपना बताने चले तो हमें फिर से उस पेन को महसूस करना पड़ेगा, तो हम कभी फ्री नहीं हो पाएंगे, है ना। कि आप कहते हैं कि किसी को भूलना है, तो जब आप उसको याद कर करके भूलते हैं तो क्या भूलते हैं, है ना। आपको रहता है कि नहीं, हमको एक पर्टिकुलर पर्सन को भूलना है, लेकिन इस तरह तो आप उसको याद कर रहे होते हैं, तो फिर भूलना कैसे पॉसिबल है। वैसे ही अगर हम चाहें कि हम फ्री हो जाएं, लेकिन अगर हमें कभी अपने पेन के बारे में बताना हो तो हम फिर उसे याद करेंगे। तो ये एक क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि हम भले पेपर पे फ्री हो गए हैं, हम दिल से अभी भी हम उस पेन को, नंबनेस को नहीं हटा सकते। मोर देन 1/2 ऑफ अस, हम लोगों में से आधे से ज़्यादा जो ब्लैक फोक हैं, जो काले लोग हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, आर टिलर्स मतलब फार्मर्स, जो खुदाई करते हैं, जुताई करते हैं, है ना। आर फार्मर्स, वो किसान हैं। ऑफ द सॉइल, तो वो क्या करते हैं, वो ज़मीन पे सॉइल में काम करते हैं, फार्मर्स हैं। एंड 3/4 ऑफ दोज ऑफ अस, और उनके 3/4, हम लोगों के जो 3/4 लोग हैं, हु टिल, जो कि कल्टिवेट कर, टिल मतलब कल्टिवेट, खेत में खेती करना, प्लो करना। तो जो हम में से जो 3/4 लोग हैं जो कि कल्टिवेट करते हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं सॉइल पे, आर शेयर क्रॉपर्स एंड डे लेबरर्स। अब शेयर क्रॉपर्स आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग अगर खेत ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे, जिनके घर पे खेती होती है, जब बटाई पे खेती होती है कि ज़मीन दूसरे की, हम काम करते हैं और फिर उसमें 1/3 2/3 जो भी अनाज होता है वो बांट लिए जाते हैं, उसको कहते हैं शेयर क्रॉपर्स। तो ये जो स्लेव्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, ज़मीन इनकी नहीं थी, ज़मीन लैंड ओनर्स की रहती थी, ये लोग काम करते थे और एक हिस्सा जो कि पहले से निर्धारित रहता था, डिसाइडेड रहता था, वो इनको मिलता था। और डे लेबरर्स, दिन के हर दिन पर डे ये लेबर करते थे, तो इस तरह से डे लेबरर्स थे ये। अब ये अपने लैंड के बारे में बताएंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट ऐसे था, मैंने इस पर बहुत काम किया है ताकि ये आप लोगों के लिए आसान हो जाए। और ट्रस्ट मी, मैंने बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूं। द लैंड वी टिल इज़ ब्यूटिफुल, जिस लैंड पे हम खेती करते हैं, टिल फार्मिंग करते हैं, वो बहुत ब्यूटिफुल है। रेड एंड ब्लैक एंड ब्राउन क्ले, इसकी जो मिट्टी है क्ले, वो क्या है, रेड है, ब्लैक है, ब्राउन है, ठीक है। विद फ्रेश एंड हंग्री स्मेल्स, और इससे बहुत ही फ्रेश और हंग्री स्मेल, हंग्री नहीं है, ऐसी स्मेल जो हंग्री आपको बना दे, आपको जैसे लगे कि बहुत अच्छी, बहुत समझिए कि बहुत डिलीशियस स्मेल इस मिट्टी से आती है। विद पाइन ट्रीज एंड पाम ट्रीज, और इसके अगल बगल क्या है, पाइन ट्रीज हैं, पाम ट्रीज लगे हुए हैं। विद रोलिंग हिल्स, और चारों तरफ गोल में हिल्स हैं, खेत के चारों तरफ क्या है, हिल्स हैं। एंड स्वैम्पी मतलब होता है मडी मैंने लिखा है ताकि ये स्वैम्पी, ये मडी टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग इट कि स्वैम्पी टेक्स्ट है, मैंने इसको क्लियर करने के लिए मडी इसका डेफिनेशन लिख दिया है कि स्वैम्पी मतलब मडी, दलदली मिट्टी है। स्वैम्पी डेल्टा, जो दलदली मिट्टी, एंड अनबिलीवेबल फर्टाइल, और आप विश्वास नहीं कर सकते कि कितनी फर्टाइल और उपजाऊ ये मिट्टी है, लैंड है। बाउंडेड ऑन द नॉर्थ, और ये ऊपर नॉर्थ में किससे जुड़ा हुआ है, स्टेट्स ऑफ पेनिसिल्वेनिया, ओहियो, इलिनॉइस, इंडियाना। ये याद रखेंगे कि नॉर्थ में किस किस स्टेट से जुड़ा हुआ है ये रीजन, इनका जो लैंड है।
पेनिसिल्विया, ओहियो, इलिनॉइस, इंडियाना, ये नॉर्थ में है. ऑन द साउथ बाय द गल्फ ऑफ मेक्सिको, साउथ में क्या है, गल्फ ऑफ मेक्सिको. ऑन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है, मिसिसिपी रिवर है. एंड ऑन द ईस्ट बाय द अटलांटिक ओशन, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है. तो ये पूरा ज्योग्राफी बता रहे हैं आप, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन एलटी यही पूछेगा. आवर सदर्न स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स मतलब झरने, जो हमारे साउथ में जो झरने हैं, फिल्ड विद क्वाइट नॉइज, वो भरे हुए हैं क्वाइट नॉइज से. क्वाइट मतलब शांत, नॉइज मतलब शोर, ऑक्सीमोरोन है, ठीक है. क्वाइट नॉइज कैसे हो सकता है, हल्की हल्की आवाज, नॉइज तो है लेकिन क्वाइट है. एंड सीन्स ऑफ ग्रोथ, और चारों तरफ ग्रोथ के सीन्स है, हर एक चीज फल रहा है फूल रहा है. जो एप्पल है, एप्पल बर्ड्स, जो एप्पल के जो बर्ड्स हैं, लाफ इनटू ब्लॉसम, वो क्या रहे हैं, फ्लावर, वो फूल बन रहे हैं. हनी सकल्स, हनी सकल्स अगर लिटरल मीनिंग ले तो भंवरे टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं जो हनी को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हनी सकल क्या है, एक क्लिम्बिंग प्लांट होता है एंड फ्लावर दैट स्मेल्स स्वीट, है ना. पेड़ों पे जो मनी प्लांट के जैसे लताएं होती हैं जो चढ़ के कहीं भी चढ़ के फैलती हैं, वैसा हनी सकल्स होता है. क्रीप, जो कि फैलता है, क्रीप अप द साइड्स ऑफ हाउसेस, घरों के चारों तरफ हनी सकल्स क्रीप ऐसे रेंग रेंग के बढ़ता है. सनफ्लावर जो है, नॉट, सर हिलाता है, इन द हॉट फील्ड, धूप में सर हिलाता है सनफ्लावर्स. एक पूरी इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी है. फ्रॉम मॉसी ट्री टू मॉसी ट्री, मौसी मतलब ये जो काई लगी होती है, तो काई का कब लगी होती है, बरसात में लगी होती है, यानी कि मौसी ट्रू टू मौसी मतलब बरसात भी इनफ होती है यहाँ पे, ठीक है. तो जो हमारे ट्रीज हैं वो मॉस लगे हुए हैं उसमें. कौन कौन से ट्री हैं, ओक, एल्म, विलो, एस्पन, सिकामोर, डॉगवुड, सिडार, वॉलनट, ऐश एंड हिकोरी, ब्राइट ग्रीन लीव्स. और जो ग्रीन लीव्स जो हैं, जूट, जूट मतलब होता है जट, जट मतलब होता है कम्स आउट, बाहर आना. तो जो ग्रीन लीव्स है वो बाहर आते हैं फ्रॉम अ मिलियन ब्रांचेस, लाखों जो ब्रांचेस, लाखों ब्रांचों से बाहर आते हैं, टू फॉर्म एन ऑनिंग कैनोपी. और जब मान लीजिए कि लाखों वृक्ष हैं और उसमें से क्या ग्रीन लीव्स निकल रहे हैं, जट, जट मीन्स कम्स आउट, और सब आपस में ऊपर से मिल जा रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, कैनोपी. कैनोपी मतलब छाता टाइप, टेंट. वैसे तो कैनोपी, ऑनिंग का मतलब होता है टेंट, कैनोपी भी होता है कि ऊपर से ढकने जैसे. आप देखिए जब आप रोड पे चलते हैं, दोनों तरफ से पेड़ लगे होते हैं, ऊपर जाके पेड़ मिल गए होते हैं, तो वो एक टेंट के जैसे वो छाता नुमा बन जाता है, उसको बोलते हैं कैनोपी. तो ये जो लीव्स, ग्रीन लीव्स निकलती हैं लाखों पेड़ों से, तो वो कैनोपी बना रही हैं. एंड ट्राइज टू शील्ड, और ये प्रोटेक्ट करती हैं, एंड शेड द अर्थ, अर्थ को हमारे एक छाया देती हैं और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं. ब्लू एंड पिंक काइट, वहीं पे पास में ब्लू और पिंक काइट्स ऑफ स्मॉल बॉयज, छोटे छोटे बच्चे पतंगे उड़ा रहे होते हैं. ब्लू एंड पिंक, ये सब फैक्ट्स हैं, आप एकदम इसको दिमाग में रखेंगे. सेल इन द विंडी एयर, ठीक है, हवा में बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं. इन समर, समर में द मैग्नोलिया ट्रीज फिल द कंट्री साइड. हमारा जो कंट्री है, जो हमारा रीजन है, क्षेत्र है, उसमें समर में मंगोलिया ट्रीज जो है वो फैला रहता है. पूछ सकता है कि समर में कौन सा ट्री फैलता है, तो मैंगोलिया ट्रीज. विथ स्वीट सेंट, एक बड़ी ही मधुर सी खुशबू फैली रहती है. फॉर लॉन्ग माइल्स, दूर दूर तक. डेज आर स्लम्बरस, समर में, ठीक है. जैसे हमारे यहाँ जो विंटर सीजन बहुत कम पीरियड के लिए रहता है, यूरोप में समर सीजन बहुत कम पीरियड के लिए रहता है, तो दे इंजॉय समर सीजन. तो डेज क्या होते हैं, स्लम्बरस, स्लम्बरस मतलब स्लीपी, ये मीनिंग है स्लम्बरस की. ऐसा लगता है ना कि सब नशे में रह रहे हैं, पूरे दिन नींद आ रही है. हमें भी अपने सीजन में कभी कभी लगता है. एंड द स्काईज आर हाई, जो स्काई, जो आसमान होता है वो बहुत ऊंचा दिखता है. थ्रॉन्ड विथ मतलब फुल ऑफ क्लाउड्स, बादल भरे रहते हैं. दैट राइड फास्ट, जो इधर से उधर तेजी के साथ चलते रहते हैं. एट मिड डे, दोपहर में. द सन ब्लेजेस, जब सन चमकता है. शाइन, ब्लेजेस मतलब शाइन, ब्राइटली, बहुत तेजी से सन जो है चमकता है. एंड ब्लीचेस, और ब्लीचेस मतलब किसी चीज़ को सफ़ेद कर देना. ऐसे चमकता है कि वो वाइट कर देता है सॉइल को, इतना तेज चमकता है कि सूर्य की रोशनी में जो हमारी जो मिट्टी है वो सफ़ेद दिखती है. बटरफ्लाइज फ्लिट,
फ्लीट मतलब होता है फ्लाई। तो जो बटरफ्लाइज है वो उड़ती है थ्रू द हीट, गर्मी में। वैस्प्स, वैस्प जो होते हैं एक बर्ड होती है, हमारे इधर तरैया बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं इस बारे में, आप इसको वैस्प को बर्ड समझेंगे। सिंग देयर शार्प स्ट्रेट लाइन, वो अपना गाना गा रही है, अपने धुन में है, अपनी लाइन गा रही है। बर्ड्स फ्लफ, फ्लफ मतलब होता है जो ये जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लफ करती हैं हवा में उड़ते उड़ते, वो मतलब मस्ती से उड़ रही होती हैं, यानी कि वो इंजॉय कर रही होती हैं हवा में अपना उड़ना, ठीक है। एंड फ्लाउंस, फ्लाउंस मतलब होता है अचानक से उड़ना, कोई बर्ड बैठी हुई है और अचानक से उड़ गई, तो फड़फड़ाना लेकिन अचानक से। फ्लाई सडनली विद फुल फोर्स, फोर्स के साथ अचानक से उड़ना, उसको फ्लाउंस बोलेंगे, ठीक है। पाइपिंग, पाइपिंग मतलब आवाज निकालना। पाइपिंग इन क्वेरुलस, क्वेरुलस मतलब रेस्टलेस जॉय, गाती रहती हैं वो, थकती नहीं गाते गाते। सोचिए कितना ही अच्छा ब्यूटीफुल पिक्चर ये बना रहे हैं। नाइट्स आर कवर्ड विथ कैनोपीज, अभी कैनोपीज हम ऊपर पढ़ रहे थे, छाता, छाता नुमा कोई भी चीज़, तो जो हमारी रातें हैं वो भी कैनोपी से कवर रहती हैं। किस चीज़ की कैनोपी होती है? समटाइम्स ब्लू एंड समटाइम्स ब्लैक, कभी कभी ब्लू एंड ब्लैक। कैनोपीज, वो कैनोपीज दैट सैग, ऐसा लगता है कि सैग मतलब होता है लूज, ढीलापन। दैट सैग लो, जो कि ऐसी कैनोपीज लगता है कि वो कैनोपी ढीला होके पास आ गई है, लटक गई है। विद राइप एंड नर्वस स्टार्स, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है कि स्टार्स नर्वस हैं, ऐसा लगता है जो स्टार्स, ये एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है, बताने का तरीका है कि जो स्टार्स हैं वो नर्वस हैं और वो ऐसा लगता है कि वो पक गए हैं और लटके हुए हैं, इतना इतना क्लियर है नाइट। द थ्रोटी बोस्ट ऑफ फ्रॉक्स, ये जो फ्रॉक्स, इतना ही नहीं, फ्रॉक्स की भी आवाज़ आती है। मेढक जो है वो गुर्राता है, थ्रोटी मतलब गले से, बोस्ट मतलब बोलता है, बहुत भारी आवाज में बोलता है, मोमेंटरली, और कुछ पल के लिए तो ड्राउन्स आउट, डुबा देता है किस चीज़ को? द कॉल एंड काउंटर कॉल ऑफ क्रिकेट, झिंगूर की आवाज़ को भी फ्रॉक्स इतना तेज गले से भर्रा के बोलता है कि झिंगूर की आवाज़ को भी दबा देता है। कॉल एंड काउंटर कॉल का मतलब है कि एक झिंगुर बोला, फिर दूसरा बोला, फिर पहला बोला ना, तो उनकी कॉल और काउंटर कॉल को भी फ्रॉक्स जो है वो उसको क्या करता है? दबा देता है, ड्राउन कर देता है। इन ऑटम द लैंड इज अ फायर विद कलर, ऑटम में क्या होता है कि लैंड जैसे जल रहा होता है, विद कलर, बहुत सारे अलग अलग रेड, आप लोग पिक्चर्स फोटोज में देखे होंगे कि पेड़ पत्ते गिरे होते हैं ज़मीन पे, कभी कभी प्रोफाइल पिक्चर या कहीं ऐसा वॉलपेपर में दिखता है कि एकदम रेड रेड लीव्स गिरे रहते हैं ज़मीन पे, वो ऑटम का सीज़न होता है। तो वो जो कलरफुल जो लीव्स होती हैं उनसे लगता है कि जैसे आग लगी हुई है, उनका कलर ही ऑरेंज कलर में होता है। रेड एंड ब्राउन लीव्स, ये जो लीव्स हैं रेड होती हैं, ब्राउन होती हैं। लिफ्ट एंड फ्लटर, उठती हैं और फड़फड़ाती हैं, क्विक मूवमेंट है ना, उड़ती रहती हैं, ड्राईली, सूख कर। बिकमिंग इंटैंगल, और क्या है इंटैंगल मतलब फंसे रहना, बिकमिंग इंटैंगल इन द स्टिफ ग्रास एंड कॉर्न स्टाक्स, और वो कहाँ फंस जाती हैं? स्टिफ ग्रास में, स्टिफ मतलब कि टाइट, हार्ड, जो हार्ड ग्रास होती है उसमें फंसी रहती हैं पत्तियाँ। कॉर्न स्टाक्स वो होती हैं जब अनाज काटने के बाद जो ठूंठ बचा रह जाता है उसको कॉर्न स्टाक्स बोलते हैं, तो उसमें भी ये पत्तियाँ फंसी रहती हैं, इंटैंगल्ड होती हैं। कॉटन इज पिक्ड एंड गिंड, कॉटन मतलब कपास, इसको काटा जाता है, एंड गिंड, इसको गिंड मतलब होता है सेपरेट, बीज को बाकी उसके छिलके से अलग करना। तो आपने अगर देखा होगा कि कॉटन का जो फल होता है बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बीज होता है और कॉटन होता है, तो उसको फोड़ के उसका बीज और उसमें से कॉटन अलग किया जाता है, उसको कहेंगे गिंड। केन, जो ये केन है, शुगर केन, इज क्रश्ड, उसको क्रश किया जाता है, एंड इट्स जूस, और उसका जो जूस निकलता है सिमर्ड, उसको खौला के जब शांत किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो डाउन इनटू मोलेसिस, तो वो क्या बनता है? गुड़ बनता है। मोलेसिस मतलब गुड़। यम, यम मतलब सूरन को शायद बोलते हैं याम्स, याम्स एक तरह का फ्रूट है। आर गब्ड आउट, गब्ड आउट मतलब किसी को खोद के किसी चीज़ को बाहर निकालना, तो जो यम है उसको खोद के बाहर निकाला जाता है ऑफ द क्ले, मिट्टी में से। हॉक्स, हॉक्स मतलब पिग्स, हॉक्स आर स्लॉटर्ड, पिग्स को काटा जाता है, एंड क्योर्ड, उसको पकाया जाता है, इन लिंगरिंग स्मोक, लिंगरिंग स्मोक मतलब, लिंगरिंग मतलब लेजी,
सुस्त पड़ा हुआ है, रुका हुआ, स्मोक आग में। अब यहाँ पे स्मोक लेजी नहीं है, इसको क्या है कि एक पर्सोनिफिकेशन, एक तरीका है लिटरेचर में बात करने का, मेटाफोरिकल वे में बात करने का। तो लिंगरिंग स्मोक मतलब शांत बैठे, स्मोक यानी आग में उसको पकाया जाता है। कॉर्न, जो कॉर्न है इज हस्ट, हस्ट मतलब होता है पिल ऑफ, कॉर्न को छील के उसको छीला जाता है, एंड ग्राउंड और उसको पीस के मील, उसको आटा बनाया जाता है ना मील के लिए। एट ट्विलाइट, रात में, ट्विलाइट सॉरी रात नहीं होता है, ट्विलाइट दो बार होता है, जब मॉर्निंग और जो नाइट मिलती है, फिर शाम और शाम के टाइम फिर एक बार दिन और रात मिलता है, वो जो मिलने का टाइम होता है उसको बोलते हैं ट्विलाइट। तो एट द ट्विलाइट द स्काईज इज फुल ऑफ वाइल्ड गीज, तो जो स्काई है उसमें वाइल्ड गीज भरे रहते हैं। विंगिंग, विंगिंग मतलब विंग से उड़ते रहते हैं, एवर साउथ वर्ड, साउथ की तरफ उड़ते रहते हैं। एंड बैट्स, जो चमगादड़ होते हैं, जर्क, वो शॉक ब्लो करते हैं, उड़ते हैं, शॉक लगाते हैं, थ्रो द एयर, एयर में। एट नाइट द विंड्स ब्लो फ्री, और रात में जो हवा है बहुत ही फ्रीली बहती है। इन विंटर द फॉरेस्ट रिसाउंड्स इको, ठंडी में क्या होता है, जो फॉरेस्ट हुए उसमें एक वो इको करते हैं, आवाज़ से भरे रहते हैं। किस चीज़ की आवाज़? विद द बाइट ऑफ स्टील एक्सेस, काटने की आवाज़, बाइट मतलब काटने की आवाज़, स्टील एक्सेस, स्टील की कुल्हाड़ियों के काटने की आवाज़ें भरी रहती हैं जंगलों में। ईटिंग इनटू टॉल ट्रीज, जो कि बड़े लंबे पेड़ों को काट रहे होते हैं। एज मैन, जैसे कि जो लोग होते हैं, मैन गैदर वुड फॉर द लीडन डेज ऑफ कोल्ड, कोल्ड में लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं लीडन डेज, अपने जो ठंड के दिनों को काटने के लिए वो लकड़ियाँ काटते हैं। वो जो काटने की आवाज़ है वो पूरा इको करता है जंगल में। द गन्स ऑफ हंटर्स स्नैप एंड क्रैक, जो हंटर्स के जो गन्स हैं, स्नैप, फोटो, स्नैप मतलब तो फोटो लेना, बट यहाँ पे चिन्हित करना और किसी चीज़ को तोड़ देना, वो काम करते हैं जो गन हंटर्स हैं। लॉन्ग डेज ऑफ रेन कम्स, लंबे ऐसा होता है कि जो रेन है वो कई दिनों तक होती रहती हैं। एंड आवर स्वेलन क्रीक्स, जो दरारें होती हैं, जो पतली पतली जो मान लीजिए कि नाले हैं, वो स्वेलन, वो भर जाते हैं, यहाँ यानी कि फूलने का सेंस है, यानी कि वो पानी से भर जाते हैं, बारिश के पानी से। रश टू ज्वाइन, दौड़ते हैं ज्वाइन करने के लिए। हंड्रेड रिवर्स, सैकड़ों नदियों में वो फिर जाके मिलने लगते हैं। दैट वॉश अक्रॉस द लैंड, जो कि हमारे लैंड पे बह रही होती है। एंड मेक ग्रेट हार्बर, हार्बर मतलब कोस्ट, यहाँ पे नाव लगती है, और वो क्या करते हैं, ये एक बड़े बड़े हार्बर बनाते हैं, होयर, जहाँ पे दे फीड द गल्फ ऑफ द सी, वहाँ पे गल्फ ऑफ सी के पास। ओकेजनली, कभी कभी, द रिवर्स लीप देयर बैंक्स, कभी कभी जो रिवर होती है वो अपने किनारों से आगे बढ़ के बहने लगती है। एंड लीव न्यू थिक लेयर ऑफ सिल्ट, और एक नई थिक मोटी लेयर छोड़ देती है। सिल्ट, सिल्ट मतलब सैंड, ये मीनिंग मैंने लिखा है, बाकी टेक्स्ट में आपका सिल्ट है। टू इनरिच द अर्थ, और इस तरह से वो अर्थ को इनरिच करती है। ये जो बाढ़ आती है और जो नई मिट्टी अपने साथ लेके आती है वो बहुत फर्टाइल होता है, और वो मिनरल्स उसमें बहुत सारे होते हैं, तो वो अर्थ को रीजनरेट करती है। एंड देन, और तब, द लुक ऑफ द लैंड इज गैरिश, और उस वक्त जो लैंड का जो लुक होता है वो गैरिश, थोड़ा सा भड़कीला, गैलेंट टाइप का। ब्लिक, थोड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि नई नई मिट्टी बनी रहती है, ऊबड़ खाबड़। सफ्यूज, जो कि भरा होता है। विद द फर्स्ट डे स्टिलनेस, पहले तो शांत रहता है। स्ट्रेंजनेस एंड ऑ, थोड़ा सा देख के उस मिट्टी को अजीब लगता है क्योंकि अभी उस पर कोई काम हुआ नहीं है, तो बस ऐसे ऊबड़ खाबड़ मिट्टी भरी होती है ना, लेकिन वो फर्टाइल होती है। बट वेदर इन स्प्रिंग और समर और ऑटम और विंटर, चाहे वो स्प्रिंग हो, समर हो, ऑटम हो या विंटर हो, टाइम स्लिप्स पास्ट अस, टाइम बीतते जाता है रिमोर्सलेसली, और हमें इसका कोई दुख भी नहीं है। एंड इट इज़ हार्ड टू टेल ऑफ द आयरन, और ये बताना मुश्किल है उस आयरन के बारे में, दैट लाइज, जो पड़ा हुआ है बीनीथ द सरफेस ऑफ आवर क्वाइट डल डेज, कि हमारे ये जो शांत बेरंग से जो दिन है, जो हमारी ज़िंदगी है, इसके अंदर जो आयरन, जो लोहा, जो टफनेस जो पड़ा हुआ है, उसको बताना मुश्किल है। ठीक है,
एक पैसेज और हम करेंगे और बाकी का दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टू पेंट द पिक्चर ऑफ हाउ वी लिव ऑन द टोबैको, केन, राइस एंड कॉटन। अगर ये पिक्चर बनाई जाए, एक पिक्चर कि कैसे हम रहते हैं टोबैको, केन, राइस एंड कॉटन प्लांटेशन। हमारी ज़िंदगी में क्या है, हम टोबैको, केन, राइस और कॉटन प्लांटेशन के सहारे हमारी ज़िंदगी कट रही होती है। इस टू कंप्लीट, इस ये कैसे हम रहते हैं, अगर इसकी पिक्चर बनाई जाए, अगर या हम लोग बनाएं, तो ऐसा होगा जैसे मान लो इस टू कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे compete होगा, PETE, L हटा देंगे। इस टू compete मतलब कि किसी से compete करना विद माइटी आर्टिस्ट, वो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनसे जैसे लगेगा मुकाबला करने के समान होगा, अगर हम बताने चले जाएं तो। ऐसा क्यों है, अब ये बताएंगे। कोलन है, यानी कि जब कोलन लगता है तो इसका मतलब इसके पीछे वाले सेंटेंस को डिफाइन किया जा रहा है। द मूवीज, द रेडियो, द न्यूज़पेपर, द मैगजीन्स एंड इवन द चर्च। ठीक है, जो मूवीज़ में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में और चर्च में भी दे हैव पेंटेड वन पिक्चर, एक ही पिक्चर बनाई गई है, बताई गई है, किसके द्वारा, माइटी आर्टिस्ट के द्वारा। क्या, चार्मिक, बड़ी ही अट्रैक्टिव, आइडलिक, देहाती टाइप, सुकून भरा, रोमांटिक, बड़ा ही एडवेंचरस, ऐसा बताया गया है। कौन बताया है, ये माइटी आर्टिस्ट ने बताया है इनकी लाइफ को, जो ये रहते हैं टोबैको के सहारे, केन के सहारे, राइस के सहारे, इन कॉटन प्लांटेशन, इनकी लाइफ में बस इतना ही है। लेकिन जब दूर से इनको देखा जाता है इन माइटी आर्टिस्ट ने, तो इनको बहुत रोमांटिसाइज करते हैं इस सिचुएशन को। लेकिन राइट क्या कह रहे हैं, बट वी लीव अनदर, लेकिन हम दूसरी ही जिंदगी जी रहे होते हैं। सच्चाई ये नहीं है। फुल ऑफ द फियर ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, जो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, जो लैंड के मालिक हैं, जो लॉर्ड्स हैं, उनके फियर में हम जी रहे होते हैं। बोइंग एंड ग्रीनिंग व्हेन वी मीट वाइट फेसेस, हम उनके सामने बो करते हैं, यानी झुकते हैं। ग्रीनिंग मतलब मिमियाते रहते हैं जब हम इन वाइट लोगों से मिलते हैं। ठीक है, वो कब अपने प्लांटेशन से हमें धक्के मार के भगा देंगे पता नहीं, तो हम उनके आशीर्वाद पे जीते हैं। तो ये नहीं बताया जाता ये आर्टिस्ट के द्वारा। टॉयलिंग फ्रॉम सन टू सन, लगातार दिनों तक हम काम करते रहते हैं। लिविंग इन अनपेंटेड वुडन स्नैक्स, और एक कहाँ पे रहते हैं हम, लकड़ी से बने झोपड़ पट्टे में, जो अनपेंटेड, उसको थोड़ा भी फर्निश नहीं होता है। दैट सिट कैजुअली, और ऐसे ही हम कैजुअली रहते हैं। एंड इनसिक्योरली, ठीक है, वो जो हमारा सैक्स है, यानी जो झोपड़ी हमारी है, कैजुअली ऐसे ही सामान्यतः पड़ी है। इनसिक्योरली, कोई सिक्योरिटी नहीं है उसकी। अपॉन द रेड क्ले, ये लाल मिट्टी पे। तो देखिए रियलिटी कितनी अलग होती है, और जो लिटरेचर में, जो पॉलिटिक्स में जो बताई जाती है, वो बहुत ही अलग होता है। आप बता सकते हैं कि हमारे देश से पॉवर्टी हट गई है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी बहुत अलग है, और आप जो अपने नैरेटिव्स में बता रहे हैं वो बहुत अलग है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, और बहुत और इम्पॉर्टेंट लाइंस अभी और डील करना है। सेकंड पार्ट में हम वो करेंगे जिससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो आप प्लीज़ उस पार्ट को मिस नहीं करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।